नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी सेशन में स्वागत है। आज तारीख है 29 मई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। वीडियो की शुरुआत में एक ज़रूरी सूचना दे देता हूं। आज तो न्यूज़पेपर डिस्कशन आया है, कल शायद अपलोड नहीं हो पाएगा, कल 30 तारीख अपलोड नहीं हो पाएगा और मैं कोशिश करूँगा कि अगले दिन सैटरडे को अपलोड करूँगा वीडियो को और आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अगले वीक में शायद एक दो दिन का न्यूज़पेपर डिस्कशन के वीडियो में गैप हो सकता है या अपलोड नहीं होगा और बाकी सभी कुछ नॉर्मल तरीके से ही चलेंगे। कल पॉलिटी का दूसरा लेक्चर अपलोड हो जाएगा, एमसीक्यू भी अपलोड होंगे, गाइडेंस वीडियोस भी आएंगे। न्यूज़पेपर डिस्कशन के वीडियो में कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकता है लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा और टॉपिक आपका एक भी दिन नहीं छूटेगा। वो जितने टॉपिक होंगे न्यूज़पेपर के वो सारा हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर कर लेंगे। इतना सहयोग कीजिएगा, एक सप्ताह की बस बात है, उसके बाद से फिर से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, अब कहीं ऐसी जगह रहा जहाँ बिल्कुल भी नेटवर्क ही नहीं है तब तो अपलोड नहीं हो पाएगा, नहीं तो अगर कहीं पर भी नेट चला, समय मुझे 1 घंटे का भी मिल गया तो मैं उसमें पूरी कोशिश करूँगा कि कुछ वीडियोज़ न्यूज़पेपर के अवेलेबल करवा दूँ मैं। ओके, तो इतना सहयोग कीजिएगा। 15 जून से टेस्ट सीरीज़ शुरू हो रहा है, 15 जून से टेस्ट सीरीज़ शुरू होगा, उसमें ज़रूर ही जुड़िएगा। काफ़ी बच्चे जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। उसके 25 रिकॉर्डेड वीडियोज़ होंगे। आपको डेली 12 बजे से टेस्ट मिलेगा और 2 बजे तक आप उसको लगाएंगे। 12 से 2 ही प्रैक्टिस कीजिएगा घर में भी। जो लोग जॉब में हैं उनकी बातें तो अलग होंगी, लेकिन जो लोग जॉब में नहीं हैं कृपया करके ध्यान से सुने। जो फुल टाइम पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं या लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि डेली अभी से लेकर के प्रीलिम एग्ज़ाम तक में खुद से भी जब भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, कोई सेट लगाने बैठते हैं तो 12 से 2 का समय चुनिएगा जिसमें आपका एग्ज़ाम होता है बीपीएससी का। हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो 21 दिन के बाद किसी भी चीज़ को हैबिट बना लेता है। आप 21 दिन एक्सरसाइज करेंगे तो 22वें दिन आप नहीं रोक पाएंगे खुद को, आपको हैबिट हो जाएगा, करना ही पड़ेगा। तो यानी कि शरीर और दिमाग उस हिसाब से ढल जाएगा आपका। ठीक दोपहरिया में जब आपको नींद आती है उस समय आप एमसीक्यू लगाएं क्योंकि एग्ज़ाम उसी समय आपका होगा। तो 12 से 2 के बीच में डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करें 1-1.5 घंटे, अगर संभव हो तो सबसे बेस्ट रहेगा। ये सही रहता है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सही अप्रोच होता है ये। तो इसलिए 12 से 2 के बीच में ही टेस्ट अपना शुरू होगा। 15 तारीख से होगा टेस्ट, इसलिए जुड़ सकते हैं। अगर आप टेस्ट उस समय नहीं दे पाएंगे तो बाद में भी वो टेस्ट अवेलेबल रहेंगे, आप उसको लगा सकेंगे, वीडियोस देख सकेंगे। देखिए आज का पहला न्यूज़ क्या है, और ये न्यूज़ जो है ये बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न भी है। कैसे कोई सीमा हैदर पाकिस्तान से चलते हुए उत्तर प्रदेश के किसी गांव तक पहुंच जाती है, कोई भी इस मुद्दे पर बातचीत नहीं करता हुआ दिखेगा। केवल और केवल बातचीत क्या करेगा कि भाई उसने क्या किए, क्या खाए, क्या पहने, यही सब चीज़ों पर बातचीत। सबसे ज़रूरी सवाल, कोई पाकिस्तान से एक महिला अपने बच्चों के साथ में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के किसी गांव में कैसे पहुंच जाती है इतनी आसानी से? अगर इतना आसान है भारत आना तो क्या सीमा हैदर ही केवल आई होगी या बाकी लोग भी आए होंगे, जिसका उदाहरण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। पहलगांव अटैक के बाद भारत सरकार ने क्रैकडाउन शुरू किया है बाहरी देश के, बांग्लादेश खासतौर से म्यांमार के लोगों पर जो भारत के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं और वर्षों से चले आ रहे हैं। नौकरियां प्राप्त कर ली है। पाकिस्तान के कई सारे लोगों को पाकिस्तान वापस भेजा गया 22 अप्रैल के पश्चात से, जो भारत में बिल्कुल 10th-12th करके नौकरी हासिल कर चुके थे लेकिन वो पाकिस्तान के नागरिक थे। सोचिए ज़रा किस तरह का हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी है जिसमें इस तरह के लूप होल्स हैं कि इतनी आसानी से लोग हमारे देश में घुस आते हैं। पता नहीं कहाँ से आते हैं, इसका तो नहीं बताया गया इस न्यूज़ में, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि 770 लोगों को दिल्ली से, केवल दिल्ली से 770 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है। क्यों हमारे देश में रह रहे हों, क्यों यहाँ के संसाधन पर अपना हक जता रहे हैं, क्यों यहाँ के संसाधन का उपयोग कर रहे हैं? ये हमारा संसाधन है। वैसे ही हमारी आबादी 140 करोड़ है तो क्या हम अपने कम हैं क्या कि बाहर से भी लोगों को हम ले आते हैं अपने यहाँ पर? तो इसके कारण से ये टॉपिक चर्चा में है, जिसमें एक असम में एक परिवार है जिसके 50 सदस्य रह रहे थे उस परिवार में, जो बांग्लादेश से आए हुए थे और बरसों से रह रहे थे। सोचिए ज़रा कि किस प्रकार की स्थिति है अपने देश में, कितना गलत चीज़ है ये। अगर इस प्रकार के, ठीक है ये लोग कोई आतंकवादी नहीं है, मैं इनको ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे के सारे टेररिस्ट ही हैं, बिल्कुल गलत होगा ऐसा बोलना। मानव है, इंसान है, नौकरी के चक्कर में, पेट भरने के चक्कर में इधर उधर देशों में आते हैं और रहते हैं।
लेकिन कैसे आ जाते हैं? अगर ये आ रहे हैं तो असामाजिक तत्व भी आ जाते होंगे, वो भी हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि एक सिक्योरिटी कंसर्न है ये। इस न्यूज़ में ये बताया गया है कि दिल्ली से ही अकेले 770 से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया गया है। बांग्लादेश 2025 के में अप्रैल 2025 में 470 लोगों को पकड़ा गया है। अप्रैल 2025 के बाद एक महीने में ही 500 से अधिक लोगों को निर्वासित किया गया है। गृह मंत्रालय ने बोला है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं जो भारत के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं उनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं, समय समय पर बांग्लादेश भेज रहे हैं। असम की भी इसमें बातचीत की गई है। असम के एक परिवार की बातचीत की जहां पर बहुत सारे लोग अवैध रूप से रह रहे थे। अब इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसके पक्ष विपक्ष में पॉइंट देखेंगे, क्योंकि वहीं से सवाल पूछेगा आपसे। पहला जो इसके पक्ष में पॉइंट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा इससे। इस तरह के देखिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट लेकर वेरीफाइड तरीके से भारत आता है तो बिल्कुल वेलकम है भाई, हम किसी को रोकते थोड़ी नहीं है। बहुत सारे दुनिया के देश के लोग भारत में रहते हैं तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है। वेरीफाइड जो चैनल है, जो आधिकारिक चैनल है, उसके थ्रू आप आइए, पासपोर्ट लेकर के, वीज़ा बनवा करके आइए भारत, बिल्कुल स्वागत है। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा वाले देश हैं हम। लेकिन इस प्रकार से पूरे परिवार को लेकर के आ जाना ये गलत होता है, अवैध तरीके से आना ये गलत होता है। दरअसल में सरकार को पता तो हो कि कौन कहाँ पर रह रहा है। अवैध प्रवासियों की पहचान, निर्वासन से देश की सुरक्षा मजबूत होगी। खासकर आतंकी हमलों के बाद यह कदम उठाना जरूरी हो गया था हमारे लिए कि किस प्रकार के लोग और कहाँ से आकर के हमारे देश में रह रहे हैं। सोचिए जरा, कितने बड़े स्तर पर पाकिस्तान के नागरिकों को पहलगांव हमले के बाद डिपोर्ट किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे आतंकवादी ही थे, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों आतंकवादी, कोई पूरा देश ही आतंकवादी थोड़ी न होता है। ठीक है, वो आतंकवादी नहीं थे, लेकिन कैसे आ गए ये जरूर हमें पूछना चाहिए। कानून का पालन या कार्रवाई कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने, अवैध गतिविधियों को रोकथाम में मदद कर सकती है। सीमा सुरक्षा में सुधार, गृह मंत्रालय के नए नियम सीमा पर सुरक्षा खामियों को दूर करने में मदद करेगा। स्वदेशी लोगों की सुरक्षा, असम में हथियार लाइसेंस की जांच से स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। दरअसल में नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, असम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जो इलाके हैं हमारे, खास तौर से बांग्लादेश से बॉर्डर लगने वाले, जैसे मेघालय, असम, त्रिपुरा, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न होता है कि बांग्लादेश के लोग हमारे रीजन में आकर के रह रहे हैं। तो होता क्या है दरअसल में, तो जनजातीय बहुल इलाका है ये सारे का सारा। जनजातीय लोग अपने इलाकों में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बिहार, उत्तर प्रदेश से भी जाइए नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ पर भी आपको वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी सच्चाई है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ दिल्ली में अगर भेदभाव होता है तो ये भी बहुत बड़ा सच है कि अगर आप हिंदी भाषी हैं या नॉर्मल हैं, नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग नहीं करते हैं, आप मंगोलियाइड जो नस्ल है उसके नहीं हैं, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। ये भी सत्य है। अगर वहाँ पर उनको भेदभाव का सामना करना पड़ता है हमें और आपको, तो दिल्ली में और बाकी जगहों पर नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी अलग अलग नामों से लोग बुलाते हैं। दोनों ही बहुत ही गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। इसलिए जब जनजातीय इलाकों में बांग्लादेश के लोग आकर रहने लग जाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे वहाँ पर समस्याएं खड़ी हो जाती है। सामाजिक तौर पर सामाजिक संघर्ष शुरू हो जाता है, सांप्रदायिकता बढ़ सकती है और विभेद क्रिएट होता है, अशांत हो जाता है पूरा का पूरा रीजन। इसलिए इसको बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न माना जा रहा है। लेकिन अब क्यों जागे हैं भाई, पहलगांव के बाद क्यों जागे? हम भारतीयों के पता नहीं क्या है, हम जब घटना घटित हो जाते तब हम जागते हैं। जब प्रीलिम एग्जाम पास होते तब उनको समझ आता है मेंस का भी पढ़ना था, ये तो आंसर राइटिंग किया ही नहीं कभी जीवन में। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि घटना घटित होने के पश्चात ही हम क्यों जागते हैं, हम पहले से ही क्यों नहीं जाग रहे हैं। इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सकारात्मक, नकारात्मक, सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। अवैध प्रवासियों के निर्वासन से स्थानीय और प्रवासी समुदाय के बीच में तनाव बढ़ सकता है। मानवीय चिंता भी है, एक एथिक्स भी होता है कि भाई कैसे किसी को भेज दें, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में आपके एथिक्स का कैसे रक्षा हो सकता है। तो इसी प्रकार से हो सकता है कि हमारा संसाधन हमारे लोगों के लिए है, आप आएँ, बिल्कुल आएँ, लेकिन आधिकारिक चैनल से आएँ और उस हिसाब से हमें पता होना चाहिए। अवैध तरीके से न आए, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, खासकर जब उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित हो। प्रशासनिक बोझ, सत्यापन निर्वासन की प्रक्रिया से प्रशासन पर अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। आर्थिक प्रभाव, अवैध प्रवासी जो कम मजदूरी पर काम करते हैं उनके निर्वासन से कुछ क्षेत्रों में श्रम की कमी हो सकती है, और जो मजदूर हैं भारत के उनकी मजदूरी जो है वो बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट कहीं न कहीं बढ़ सकता है। तो ये कुछ प्रभाव हैं, सामाजिक आर्थिक प्रभाव मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बहुत ही छोटा टॉपिक है, पूछा जाएगा तो यूपीएससी पेपर 4 में पूछा जा सकता है, बीपीएससी में करंट अफेयर करके पूछा जा सकता है। अवैध प्रवासन के क्या कारण हैं और उसके क्या समाधान हो सकते हैं। कारण क्या क्या हो सकते हैं, प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं। मान लीजिए किसी इलाके में बहुत भीषण बाढ़ आ जाए
या कहीं पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए, उसके बाद वहाँ के लोगों को वहाँ से जाना हो कहीं, तो ये प्राकृतिक कारण हो सकता है। प्रवासन के, अवैध प्रवासन के भी प्राकृतिक कारण हो सकता है। उसके बाद से मानवीय कारण क्या हो सकता है? युद्ध हो सकता है, राजनीतिक तनाव हो सकता है, सांप्रदायिकता हो सकती है, ये सब मानवीय कारण हो सकता है, ये सब मानवीय कारण हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक यह है जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नर्डल रिसाव। नर्डल क्या होते हैं? तो पॉली बैग जो आप यूज करते हैं, पॉली बैग तो यूज करते होंगे, करते हैं ना? बहुत गलत चीज़ है, 2022 से बैन है, लेकिन सब जगह चलता है। पॉली बैग जिस चीज़ के बनते हैं वो छोटे 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 प्लास्टिक की गोलियां होती हैं। ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको, ये छोटी 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 गोलियां दिख रही हैं, ये प्लास्टिक के कण हैं। आपको याद है मैंने पढ़ाया था लाइबेरिया वाला जहाज़, कि लाइबेरिया का एक जहाज़ है जो पलट गया है केरल के तट के समीप। अब वो पलटने के पश्चात उसके कंटेनर बह बह के दूर दूर जा रहे हैं, और उन कंटेनरों में खतरनाक चीज़ें भरी हुई थी, रासायन भरे हुए थे, तेल भी भरे हुए थे, तेल का रिसाव भी हो गया है, और प्लास्टिक के कण भरे हुए। तो भी प्लास्टिक के छोटे छोटे से, सोचिए ज़रा कितने बड़े स्तर पर ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, और ये सारा फैल गया है चारों तरफ। तो ये बहुत बड़ी घटना है, ये एक मान सकते हैं कि बहुत बड़ी आपदा है ये। ख़ास तौर से जो वहाँ का इकोसिस्टम है, सोचिए कितनी मछलियों के पेट में प्लास्टिक जाएगा और उनके थ्रू आपके फूड चेन में शामिल हो जाएगा। ये कितने बड़े स्तर पर माइक्रो प्लास्टिक जनरेट हो गया 1 सेकेंड में, और ये प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, है ना? अभी इनका कुछ नहीं हुआ, ये डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट आए हैं। कुछ तो इसमें अलग अलग प्रकार के हैं, उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। नर्डल रिसाव की घटना, नर्डल इन्हीं को कहा जाता है बंधुओं, छोटे 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 प्लास्टिक के बॉल होते हैं जिनका उपयोग किया जाता है पॉली बैग वगैरह का निर्माण में किया जाता है, या और भी कई सारी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। प्लास्टिक का कच्चा माल कह सकते हैं इसको, ठीक है? कच्चा माल प्लास्टिक का यही है। तिरुवनंतपुरम में लाइबेरियाई जहाज MSC इल्सा 3 से रिसाव के बाद समुद्र तट पर छोटे छोटे प्लास्टिक छर्रे नर्डल्स फैल गए हैं, जो नर्डल्स को कोचू वैली और तिरुवनंतपुरम के समुद्र तटों पर पाए गए हैं। बहुत ही बड़ी संख्या में पाए गए हैं, आपको तो मैंने दिखाया ही है। देखिए ज़रा, ये टाइड जो टाइड आता है, तो वो टाइड के बाद पानी ऐसे उछल कर आता है, तो उसके साथ ये इस तरफ आ गए हैं। तो सोचिए ज़रा समुद्र में कितना ज़्यादा होगा, अगर छोटे से जो पानी की धारा उछल करके आती है ज़मीन पर, उसमें अगर इतने नर्डल हैं तो सोचिए ज़रा पानी में कितने होंगे। पर्यावरणीय प्रभाव, नर्डल स्वाभाविक रूप से जहरीले नहीं हैं, मतलब कि ये पॉइजनस नहीं है, लेकिन ये माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत बड़े स्तर पर उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन ये खतरनाक प्रदूषक हैं, माइक्रो नैनो प्लास्टिक में टूट सकते हैं, जिससे समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होता है। अभी हम समझेंगे इन दोनों टर्मिनोलॉजी को, हम समझेंगे क्योंकि साइंस एंड टेक में आपसे प्रीलिम एग्जाम में पूछ सकता है इसके बारे में। जिससे समुद्री और तटीय पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होता है, ये खाद्य श्रृंखलाओं में प्रवेश कर सकते हैं जो इंसानों के लिए हानिकारक है। अभी मैंने आपको बताया कि आपके और हमारे फूड चेन में, जो वहाँ के तट के समीप में लोग रहते हैं, उनके फूड चेन में शामिल हो जाएगा। ये कैसे? वहाँ पर मछलियाँ हैं या समुद्री और भी उत्पाद होते हैं, उसको अगर आप खाओगे तो ये फूड चेन में आपके शामिल हो जाएगा। नर्डल्स का प्रकार, डॉक्टर बीजू कंसार ये विशेषज्ञ हैं। कोची वैली में पाए गए नर्डल्स ज़्यादातर कम घनत्व वाले पॉलीथीन है, LDPE लो डेंसिटी पॉलीथीन कहा जाता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन से बने हुए हैं। ये प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक हैं, यानी कि ये माइक्रोप्लास्टिक के स्रोत यही है। इन्हीं से हम प्लास्टिक के अलग अलग चीज़ों का निर्माण करते हैं, और इसी ने पॉल्यूशन फैलाया है। जिसका व्यास 1 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर बीच है। इसका उपयोग प्लास्टिक उत्पाद, घरेलू सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव उपकरण बनाने में किया जाता है। प्रभाव क्या है इसका, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। अभी इसको डिटेल में समझेंगे, अलग से टॉपिक के रूप में समझेंगे इसको, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। तो नर्डल्स आवास को दूषित करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक में टूटने समुद्री जीवन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। मछली व अन्य जीव जो होते हैं, शैवाल वगैरह, उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार ने, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तेल रिसाव व अन्य खतरनाक सामग्रियों को हटाने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया टीम तैनात किया है, लेकिन किस हद तक हम रोक पाएंगे? प्लास्टिक के इतने छोटे छोटे कणों को हम कैसे चुनेंगे? इसमें तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी नहीं होता कि भाई लोहा फेंक के चिपका के बाहर कर लो, ये भी तो नहीं हम कर सकते ना। अगर मान लीजिए लोहा या उससे संबंधित धातुओं का पॉल्यूशन होता तो हम बड़े से चुंबक लेकर के जाते और एक एक को खींच करके ले आते हैं, लेकिन यहाँ तो वो भी संभव नहीं है। स्वयंसेवकों की भूमिका, स्वयंसेवकों ने बहुत बड़े स्तर पर लोग वहाँ पर खुद सामने आ रहे मदद करने के लिए। जरा देखिए पॉलीइथिलीन, LDP लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन और हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन क्या होता है, इसको जरा हम लोग समझते हैं। पॉलीथीन एक प्रकार का प्लास्टिक है जो एथिलीन अणुओं के पॉलीमराइजेशन, बहुलक जानते हैं क्या? पॉलीमर कहा जाता है उसी को,
ठीक है। ये दुनिया में सबसे अधिक उपयोग होने वाला प्लास्टिक है और इसे इसकी घनत्व डेंसिटी के आधार पर मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। पॉलीइथिलीन जो है, पॉलीथीन जिसको कह देते हैं, मुख्य रूप से यही सबसे ज़्यादा प्लास्टिक के रूप में यही उपयोग किया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसका लो डेंसिटी होता है, घनत्व कम होता है, हल्का होता है। एक होता है हाई डेंसिटी, ठीक है, एक होता है लो डेंसिटी LD और एक होता है HDPE पॉलीइथिलीन होता है। एक होता है लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, हाई घनत्व पॉलीइथिलीन और लो घनत्व पॉलीइथिलीन। ये इसलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि प्रीलिम एग्जाम अगर पूछा जाए तो आप उसको कर सकें, ठीक है। एथिलीन है, ये एथिलीन है, उसका बहुलक होता है ये। परिभाषा LDPE एक नरम, मतलब बिल्कुल नरम होता है, लचीला और कम घनत्व वाला प्लास्टिक है। इसकी संरचना में अनुशाखाओं के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण इसका घनत्व कम होता है। 0.91 से 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से इसका घनत्व होता है। घनत्व का मतलब क्या होता है, क्या बताऊं मैं आपको, फॉर्मूला देखिए, जैसे रुई है 1 किलो, 1 किलो रुई इतना बड़ा आकार झेलेगा, लेकिन 1 किलो पत्थर अगर आप लेंगे तो इतना छोटा सा, यानी कि इसका डेंसिटी हाई है, इसका डेंसिटी लो है, ठीक है। तो यही होता है डेंसिटी, घनत्व, कितने कम जगहों पर कितनी बड़ी मात्रा हम उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी स्टोर करने के लिए आपको बड़ा सा बोतल चाहिए, लंबा सा, लेकिन 1 लीटर शहद बहुत छोटे बोतल में आप स्टोर कर सकते हैं, 1 kg शहद। क्यों भाई? क्योंकि उसका घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। लचीलापन, यह बहुत लचीला मुलायम होता है। पारदर्शी या अर्ध पारदर्शी होता है। रासायनिक प्रतिरोध, रासायनिक और नमी के प्रति अच्छा प्रतिरोध है, यानी कि ये जल्दी टूटेगा भी नहीं, खुद से भी नहीं ये डिजॉल्व होगा। प्लास्टिक है, कैसे हो जाएगा? कम तापमान पर लचीलापन, ठंड में भी यह टूटता नहीं है, ना तो ठंड का असर ना गर्मी का असर, ये बना रहेगा। रिसाइकलिंग में कठिनाई, इसकी लचीली संरचना कारण रिसाइकलिंग करना बहुत मुश्किल होता है। इसका उपयोग प्लास्टिक बैग, जैसे किराने की थैली जो आप देखते हैं, वो LDPE का बना होता है, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन का बना होता है, कमज़ोर होता है प्लास्टिक वो। क्लिंग फिल्म, खाद्य पैकेजिंग के लिए जो यूज़ किया जाता है, नरम बोतलें जैसे सॉस की बोतलें। कोटिंग, तारों और केबल के लिए ऊपर में जो इलेक्ट्रिक तार के ऊपर में जो कोटिंग होती है, या ईयरफोन वगैरह जो आप यूज़ करते हैं, पहले करते होंगे, अब तो ब्लूटूथ वाले आ गए, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है, उन सभी में इसका ही उपयोग किया जाता है। कचरा बैग और डिस्पोजेबल उत्पाद जो होते हैं, वन टाइम यूज वाले प्लास्टिक जो होते हैं, उन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। पर्यावरणीय प्रभाव, LDPE आसानी से माइक्रो प्लास्टिक में टूट जाता है, जो पर्यावरण और समुद्री जीवन के लिए बहुत हानिकारक होता है, चूँकि ये छोटे छोटे कणों में बहुत आसानी से टूट जाते हैं। इसके कारण से क्या होता है, इन कणों के कारण से माइक्रो प्लास्टिक, छोटे छोटे प्लास्टिक बाधिक नुकसान पहुंचाते हैं। कई सारे रिसर्च में तो ये भी पाया गया कि माइक्रो प्लास्टिक ह्यूमन ब्लड में भी मौजूद होते हैं, क्योंकि हमारे फूड चेन का हिस्सा हो गया ये, और हमारे ब्लड तक ये पहुंच गया है। अब अगला है, रिसाइकलिंग दर कम होने के कारण यह प्रदूषण का बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है, जैसे अभी केरल में देखा जा रहा है। HDPE परिभाषा, HDPE कठोर, वो मुलायम था, ये कठोर, मजबूत और उच्च घनत्व वाला प्लास्टिक होता है। ये नुकसान पर्यावरण को तुलनात्मक रूप से कम पहुंचाता है, क्योंकि इसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए लैपटॉप है आपके पास में, तो हार्ड प्लास्टिक का पहले बनता था, हार्ड प्लास्टिक या लैपटॉप के बॉडी बनाए जाते हैं हल्के बनाने के लिए। प्लास्टिक का दरअसल में उपयोग ही इसी कारण से होना शुरू हुआ इतने बड़े स्तर पर कि बहुत ही लचीला, सस्ता और कठोर और पर्यावरणीय रूप से बड़ा मजबूत होता है ये चीज़ प्लास्टिक, इसीलिए इसका इतना बड़े स्तर पर उपयोग होता है। जैसे ये चश्मे का डिब्बा है, तो ये क्या है, तो ये आपको बार बार नहीं खरीदना है, ये वन टाइम यूज़ वाले प्रोडक्ट नहीं है, एक बार आपने अगर लिया तो ये अधिक दिनों तक रहेगा, इसका टिकाऊपन ज़्यादा होता है, तो ये पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये बार बार चेंज नहीं किए जाते हैं। वहीं पॉली बैग एक बार यूज किया और उसको थ्रो कर देते हैं, क्योंकि और किसी काम होता ही नहीं है वो। इसकी संरचना में अनुरेखीय के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण इसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। मजबूती, अपारदर्शी, उच्च तन्य शक्ति होती है, भारी वजन सहन कर सकता है, इसीलिए इसका इतने बड़े स्तर पर उपयोग किया जाता है। रासायनिक और मौसम का प्रतिरोध है, रासायन, नमी, UV किरणों के प्रति प्रतिरोध है, बहुत मजबूत होता है। रिसाइकलिंग में आसानी, इसकी मजबूत संरचना के कारण इसे रिसाइकल करना बहुत आसान होता है। जैसे दूध व पानी की बोतलें जो बनाई जाती हैं, रीयूजेबल बोतल वो इसी की बनी होती हैं। डिटर्जेंट और शैम्पू की बोतलें, पाइप व फिटिंग्स, जल की आपूर्ति, सीवेज के लिए, कठोर कंटेनर जैसे डिब्बे और टब, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, टेबल जो मजबूत वाले देखते हैं, वो सब के सब इसी के द्वारा बनाए जाते हैं। तमाम तरह के जो आपके आस पड़ोस से प्लास्टिक की मजबूत चीज़ें दिखती हैं, वो इसी के बनाए जाते हैं, और ये पर्यावरण का नुकसान तुलनात्मक रूप से कम पहुंचाते हैं, क्योंकि हम इसको डे बाय डे में चेंज नहीं करते हैं, ये कठोरता के साथ बना हुआ रहता है हमारे जीवन में।
पर्यावरणीय प्रभाव, एचडीपी को रिसाइकल करना भी आसान होता है, इसके कारण पर्यावरणीय प्रभाव इसका कम है एलडीपी की तुलना में। हालांकि अगर इसे ठीक से निपटान नहीं किया तो अगर आप सही तरीके से साइंटिफिक तरीके से इसको रिसाइकल नहीं करते हैं तब तो अगर आप फेंक देंगे किसी भी चीज़ को पर्यावरण में तो छोटे छोटे कणों में टूट करके नुकसान तो पहुंचाएगा ही, भले ही लॉन्ग टर्म में पहुंचाए। एलडीपी और एचडीपी की तुलना भी दे दिया है मैंने यहाँ पर, ये आपको मदद करेगा रिवीजन के समय, जो आपको पीडीएफ में मिल जाता है वहाँ पर मदद करेगा आपको। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है क्या बंधुओं, तो ये देखिए इसको ढोल कहा जाता है। ढोल कहा जाता है इस जीव को, जंगली कुत्ते की एक प्रजाति है, ढोल कहा जाता है। तो दरअसल में ढोल दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ढोल दिवस 29 मई को मनाया जाता है। 29 मई को मनाया अंतर्राष्ट्रीय ढोल दिवस, इस पशु का दिवस है ये। एशियाई जंगली कुत्ते ढोल के संरक्षण, उनके महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए समर्पित है ये दिन। कौन सा दिन होता है, तो भाई 29 मई को मनाया जाता है, आज ही के दिन में अंतर्राष्ट्रीय ढोल दिवस है ये। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क में ढोल को, कहाँ पर है इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापत्तनम में है, वाईजैक में है, बहुत खूबसूरत शहर है आंध्र प्रदेश का। विशाखापत्तनम में इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क में विश्व ढोल दिवस के अवसर पर ढोलों को उनके विशेष रूप से डिजाइन किए के बारे में प्रदर्शित किया गया है। यही है यहाँ पर ढोल। ढोल क्या है, तो जंगली प्रजाति हैं, जंगली कुत्ते हैं जिन्हें एशियाई जंगली कुत्ते कहा जाता है। ये लुप्त प्राय प्रजाति है। ये पारिस्थितिक तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे शिकारी के रूप में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं। ये झुंड में टाइगर तक का शिकार कर सकते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, झुंड में शिकार करते हैं ये, है ना। 150 कुत्ते एक जगह इकट्ठा होकर के टाइगर को घेर के मार देते हैं ये, है ना। इस प्रकार के होते हैं ये। संरक्षण की आवश्यकता क्यों है इनको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी जीव हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए, लेकिन इनका धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, तो ये विलुप्त होते जा रहे हैं। आवास इनके छीन लिए गए हैं, भोजन भी इनका कम हो गया, इनके घर छीन लिए, शिकार छीन लिए, किसी से किसी का घर छीन लो, भोजन छीन लो, तो कैसे रह पाएंगे ये, है ना। जंगली कुत्ते हैं ये, जंगली कुत्ते हैं, कुत्तों की ही प्रजाति में आती हैं ये। दरअसल में किसी भी जीव को अगर आपको पालतू बनाना है तो उसके 20 पीढ़ी तक उसको मानवों के साथ बना करके रखना होता है। जो आपके आस पड़ोस से पालतू जीव दिखते हैं ये सब कभी जंगली हुआ करते थे, लेकिन समय के साथ मानवों ने उनको पालतू बनाया है। 20 पीढ़ियों तक अगर आप उनको रखते हैं तब जाके वो क्या बन पाते हैं, पालतू बन पाते हैं वो जीव। तो जो आपके घर में कुत्ते दिखते हैं वो इनसे बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। जागरूकता और शिक्षा, यह दिन लोगों को ढोल के व्यवहार के बारे में सामाजिक मतलब पॉजिटिव एक बनाना चाहिए कि भले वो शिकारी हैं, भले ही खतरनाक हैं, लेकिन इकोसिस्टम के लिए आवश्यक हैं। जरूरी नहीं कि जो चीज़ आपके जैसा ना हो वो चीज़ खराब ही होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ बीच में, क्यों आया है ये। दरअसल में ये द हिंदू में न्यूज़ आया है कि भाई बहुत दिनों से डेप्यूटी स्पीकर है ही नहीं। डेप्यूटी स्पीकर का पद परंपरागत रूप से, ध्यान से शब्दों को सुनिएगा, संविधान में इसकी कोई चर्चा नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से विपक्षी पार्टी के सदस्य को दिया जाता था। लेकिन ओम बिरला जी हैं, उन्होंने बोला है कि हम जहां हैं वहां हम ही रहेंगे, केवल हम जिस लाइन में खड़े होते हैं उस लाइन में किसी और को हम खड़ा ही नहीं होने देते हैं। अब वो स्पीकर हैं, वो सारा काम संभाल लेते हैं। डेप्यूटी स्पीकर किसी को नहीं बनाया गया है लोकसभा में हाल फिलहाल में। उसी के बारे में ये है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ डेप्यूटी स्पीकर, कि डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं उनका क्या महत्व है भारतीय लोकतंत्र में, उनके क्या संवैधानिक स्थिति है, क्या उनके कार्य हैं, इसका ज़रा हम लोग इसमें अध्ययन कर लेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए। उपसभापति की भूमिका, उपसभापति का पद केवल और केवल सभापति का विकल्प नहीं है। ऐसा नहीं है कि सभापति नहीं है तो कोई जाके उस कुर्सी पर बैठ गया, ऐसा नहीं है, बल्कि इसके कुछ काम भी बनाए गए हैं, कुछ उद्देश्य भी रखा गया होगा। यह सत्तारूढ़ दल सत्ता और विपक्ष के बीच सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लंबे समय से रिक्ति पद, 17वीं लोकसभा 19 से 24 उपसभापति का पद रिक्त रहा। 18वीं लोकसभा में भी अभी तक इस पद पर नियुक्ति हुई ही नहीं है, यानी कि 2019 के पश्चात से उपसभापति किसी को बनाया ही नहीं गया है। संवैधानिक प्रावधान, संविधान का अनुच्छेद 93 के अनुसार उपसभापति की नियुक्ति जितनी जल्द हो सके हो जानी चाहिए। यह समय सीमा तय नहीं है जिसके कारण से नियुक्ति में देरी हो रही है। क्या संविधान में उपसभापति पद की चर्चा है? बिल्कुल है। क्या समय सीमा की चर्चा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये कहा गया है कि उपसभापति कौन होगा, पक्ष का होगा या विपक्ष का होगा? बिल्कुल भी नहीं। एक परंपरा थी कि भाई लोकतंत्र के लिए मजबूत बनाने के लिए जरूरी होता है कि भाई सभापति अगर पक्ष से आए हैं तो उपसभापति विपक्ष से आए।
हालांकि उस कुर्सी पर बैठने के बाद हर कोई न्यूट्रल होता है, ठीक है। विपक्ष को परंपरागत रूप से परंपरा के अनुसार विपक्ष को पद दिया जाता था। वर्तमान सरकार की अनिच्छा है, लोकतंत्र पर प्रभाव पड़ता है इससे। विपक्ष की मांग है कि भाई इस पद को भर दो। संवैधानिकता और प्रशासनिकता पर प्रभाव पड़ता है। विशेषज्ञों की राय, श्री वीपी श्रीवास्तव जो सेंटर फॉर अप्लाइड रिसर्च इन गवर्नेंस दिल्ली से जुड़े हैं, कहना है उपसभापति का पद न केवल प्रक्रियात्मक है बल्कि यह संसद में लोकतांत्रिक संतुल सत्तारूढ़ दल और विपक्ष को एक साथ लाने में भूमिका अदा करता है। ये था ये न्यूज। अब उपसभापति का पद है क्या, जिसके बारे में प्रीलिम एग्जाम आपसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई उपसभापति का पद क्या होता है, क्या आर्टिकल होता है, क्या इतिहास रहा है उसका, कैसे क्या किसको कब नियुक्त किया गया है, इसके बारे में बताओ। तो यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। ये जरूर याद रखिएगा 2019 के पश्चात से लोकसभा में वर्तमान तक, जिस दिन मैं 29 मई 2025 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक ये मौजूद नहीं है। भूमिका और महत्व, उपसभापति का पद लोकसभा में सभापति का सहायक होता है, लेकिन यह केवल विकल्प नहीं है। यह सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच सामंजस्य स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे संसद का सुचारू संचालन सुनिश्चित हो सके। संवैधानिक प्रावधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है भाई, आर्टिकल 93 के अनुसार डिप्टी स्पीकर का एक पद होगा। लोकसभा जितनी जल्दी हो सके उपसभापति का पद तय करे, चुनाव करे और उनको चुने। परंपरा यही है कि विपक्षी पार्टी को दिया जाता है। 1952 से चली आ रही है ये प्रथा, 1952 से ये प्रथा चली आ रही है। वर्तमान स्थिति क्या है, तो वर्तमान ये पद नहीं भरे गए हैं। प्रभाव क्या पड़ेगा, विपक्ष की मांग है कि भाई पद भरे जाने चाहिए। प्रभाव क्या पड़ता है, लोकतांत्रिक ढांचा कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। आपने वीडियो देखा है ओम बिरला जी का, जिसमें बीजेपी के सांसदों को मुस्कुरा करके देखते हैं और विपक्ष के नेताओं को डांट देते हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मनोरंजन के लिए आपको बता रहा हूँ कि तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए उपसभापति का पद बेहद ज़रूरी होता है, बेहद ज़रूरी होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैबिनेट अप्रूव हाइक इन एमएसपी फॉर खरीफ क्रॉप्स। खरीफ का सीजन आने वाला है, कब से कब तक रहता है, जून जुलाई से लेकर के नवंबर तक का महीना जो होता है इसको खरीफ का सीजन कहा जाता है। उसके पश्चात रबी आता है, बीच में जायद का भी महीना रहता है। तो खरीफ से पहले खरीफ फसलों के लिए एमएसपी गवर्नमेंट जारी कर देती है, रबी से पहले रबी फसलों के लिए गवर्नमेंट एमएसपी जारी कर देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो उसी को ज़रा देखेंगे। इसमें कैबिनेट ने एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है कि भाई इस बार एमएसपी पर 2.7 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। 14 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाया गया है ताकि किसानों को उनकी उपज के अनुसार उचित मूल्य मिल सके। 18-19 के केंद्रीय बजट के अनुसार एमएसपी को उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना करने का अनुरूप है। मतलब कि अगर 100 रुपया किसान का खर्च हुआ है उत्पादन में, तो 150 रुपया कम से कम एमएसपी मिलना चाहिए। तो एमएसपी मतलब यही होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अगर किसान का कहीं भी कोई सामान नहीं बिका तो मंडी में आइए आप उस दाम पर बेच लीजिए जो सरकार का दाम है। एमएसपी का पूरा नाम न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, और इसका उद्देश्य होता है किसानों की आय को बना करके रखना। एमएसपी का उद्देश्य होता है किसानों को सुरक्षा, उत्पादन को प्रोत्साहन, बाजार में स्थिरता और आय में वृद्धि। जैसे एमएसपी भारत सरकार ने भी 14 फसलों पर घोषित की है। तो अब किसान जो हैं वो कोई भी फसल उपजाएंगे तो एक बार ये ध्यान रखेंगे कि भाई एमएसपी में जो फसल का नाम है उसको हम लोग उत्पादित करें। अब अगर गेहूं पर सरकार एमएसपी बढ़ा देती तो क्या होगा, गेहूं का प्रोडक्शन देश भर में बढ़ जाएगा, क्योंकि किसान सुरक्षित महसूस करेंगे और गेहूं का प्रोडक्शन करेंगे। एमएसपी कैसे तय होता है, तो सीएसीपी की भूमिका, एमएसपी को कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है। लागत का आधार सीएसीपी उत्पादन की लागत जैसे बीज, खाद, मजदूरी, सिंचाई, मशीनरी, जमीन का किराया को ध्यान में रखता है। इसके अलावा बाजार की मांग, आपूर्ति और वैश्विक कीमतों जैसे कारक को भी देखता है। और 1.5 गुना लागत का नियम 18-19 के केंद्रीय बजट में घोषणा किया गया। एमएसपी को उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत A2+FL से कम 1.5 गुना रखना चाहिए। A2+FL में क्या होता है भाई कि किसान का कितना लागत आया है उसी को बोला जाता है A2+FL। कैबिनेट की मंजूरी, सीएसीपी की सिफारिशों के बाद आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जो है वो इसको मंजूरी दे देती है। एमएसपी किन फसलों पर लागू होता है, तो देखिए यहाँ पर कुछ फसलों के बारे में जानकारी दी गई है। खरीफ फसलें कई सारे लिखे हुए हैं, रबी फसलें भी लिखे हुए हैं। गन्ने का एमएसपी नहीं होता है, इसके लिए उचित लाभकारी मूल्य एफआरपी तय किया जाता है। एफआरपी तय किया जाता है, गन्ने के लिए एमएसपी नहीं होता है, एफआरपी तय किया जाता है, एफआरपी तय किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि एमएसपी पर सरकार क्यों खरीदते हैं आखिरकार। तो जो एफसीआई है या नाफेड है, जो हम भारत सरकार देखते हैं कि भाई मंथली स्तर पर लोगों को पीडीएस के थ्रू में अन्न बांटती है, भंडारण के थ्रू में, और चावल बांटती है, गेहूँ बांटती है, दालें बांटती हैं। तो ये कहाँ से लाती है सरकार,
तो ये इसी के खरीद के द्वारा लाती है। जो सरकारी मंडी होता है वहाँ पर किसान आते अपना सामान बेच देते हैं एफसीआई को, और एफसीआई अपने गोदाम में रख लेती है और वही पीडीएस के थ्रू में देश भर में बांटा जाता है। तो इसी कारण से खरीदा जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट और आज का आखिरी टॉपिक है कि मिक्स्ड रिले टीम विंस सेकंड गोल्ड फॉर इंडिया। भारत के मिक्स्ड रिले टीम ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। स्पोर्ट का न्यूज़ है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीलिम एग्जाम के लिए एक सवाल मान करके चलिएगा इसको। भारतीय 4x400 मीटर के मिश्रित रिले टीम ने एशियाई चैंपियनशिप में भारत के लिए दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन दक्षिण कोरिया के गुमी में किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया में एशियाई चैंपियनशिप हो रहा है, जहां पर मिश्रित रिले टीम ने दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। टीम के सदस्य हैं संतोष कुमार टी, रूपल विशाल, सुभा वेंकटेशन की चौकरी ने 4 लोगों ने यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने चीन और श्रीलंका को कड़ी चुनौती में हरा करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। समय व प्रदर्शन, भारतीय टीमों ने 4x400 मीटर मिश्रित रिले को 3, 18 और 12 मिनट के समय के साथ पूरा किया, जो विश्व चैंपियनशिप के क्वालिफाइंग समय से थोड़ा सा धीमा माना जा रहा है। प्रतिस्पर्धा का विवरण भी यहाँ पर दिया गया है। संतोष कुमार के स्वास्थ्य मतलब कि सही शुरुआत दी उन्होंने, और रूपल ने चीन को टक्कर दी, जिससे भारत को अंतिम 50 में आगे बढ़त मिली और उसके पश्चात से हमने गोल्ड मेडल जीता है। बस इतना भी अगर आप ध्यान में रखेंगे तो भी सही रहेगा आपके लिए। उनके पर्सनल अचीवमेंट कभी नहीं पूछे जाते हैं खिलाड़ियों के। पूछा जाएगा आपसे कि एशियाई चैंपियनशिप मिक्स्ड रिले में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है, खिलाड़ियों के नाम बता दीजिए, कितने स्वर्ण पदक अभी तक जीते हमने, तो दूसरा स्वर्ण पदक इसमें जीत लिया है। ओके, आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं गुरु, और कल का वीडियो तो नहीं आ पाएगा न्यूज़पेपर डिस्कशन का। अगले सप्ताह में शायद 1-2 दिन का गैप हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कहीं पर भी रहूं पृथ्वी पर, मैं वीडियो ज़रूर आपको उपलब्ध करवाऊं। अगर नेट मुझे थोड़ा सा भी मिल गया तो मैं आपको वीडियो ज़रूर उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का। थोड़ा सा सहयोग कर लीजिएगा, एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा, इसका प्रॉमिस तो मैं कर रहा हूँ, और प्रॉमिस कभी हवा हवाई नहीं करता हूँ मैं। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।